हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। रिवीजन सीरीज में हम 2 यूनिट को रिवाइज कर चुके हैं स्पेशलाइजेशन की, दैट इज यूनिट 6 एंड यूनिट 5। आज हम रिवाइज करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ यूनिट 4। ठीक है, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में रिवाइज करेंगे। कोशिश करेंगे कि वीडियो छोटी रहे, ज़्यादा लंबी ना हो, बट मैक्सिमम टू मैक्सिमम ट्राई करेंगे कि आज की इस वीडियो में हम यूनिट 4 जो है उसको रिवाइज कर लें। ठीक है, एग्ज़ाम को टाइम बहुत कम रह गया है। आई नो स्ट्रेस भी हो रहा होगा, टेंशन भी हो रही है, क्लियर होगा नहीं होगा, रिजल्ट क्या होगा, बट मैं आपको यही एडवाइस देना चाहूँगी कि देखिए, हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन करना है, तैयारी करना है। फाइनल रिजल्ट क्या होगा, क्वालिफाई होगा नहीं होगा, मेरिट में आएंगे कि नहीं आएंगे, दैट इज़ नॉट इन अवर हैंड्स। हमारे हाथ में सिर्फ ये कि हम अपना 100% दें। अब ये जो 3-4 दिन रह गए हैं उसमें हमें रिजल्ट के बारे में ना सोचते हुए सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है एग्ज़ाम पर। ठीक है, पहले हम ये सोच रहे थे कि अगर पोस्टपोन हो जाता है तो थोड़ा टाइम मिल जाएगा, बट पोस्टपोन नहीं हुआ। अब एग्ज़ाम जो है 23 जून को ही है। ठीक है, अब ये सोचना कि हम शायद ज़्यादा उनसे अपील करते जाते, थोड़ा सा प्रोटेस्ट करते तो मे बी पोस्टपोन हो जाता, उन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब सामने एग्ज़ाम है और एज अ स्टूडेंट, एज अ एस्पिरेंट, आपका यही जिम्मेवारी होनी चाहिए कि जब सामने एग्जाम हो तो आप बाकी सब चीज़ों से अपने ध्यान को हटा के ना सिर्फ फोकस करें प्रिपरेशन की तरफ। ठीक है, अब ये जो 2-4 दिन रह गए अपना फुल 100% लगा दीजिए। ठीक है, रिजल्ट के बारे में बात संडे के बाद करेंगे कि कैसा एग्जाम रहा, कितने अटैम्प्ट किए, क्या कट मेरिट होगा। ठीक है, अभी आप ये ना सोचिए क्वालिफाई होगा नहीं होगा, ओपन मेरिट में है, आ पाएंगे कि नहीं आ पाए, नहीं, ये सब आपको नहीं सोचना है। अभी जस्ट आपको जितना आपने पढ़ा है उसे रिवाइज कीजिए, एमसीक्यूज को सॉल्व कीजिए, टेस्ट सीरीज दीजिए, बस। बाकी संडे के बाद डिसाइड करेंगे कि क्या होगा क्या नहीं। ठीक है, तो चलिए इसी रिवीजन के ही कंटिन्यूटी में हम कर रहे थे यूनिट 4 को रिवाइज, आज करेंगे हम। स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक वी विल रिवाइज दैट इज बैगरी। ठीक है, अब बैगरी में क्वेश्चंस जो है आपको उसकी डेफिनेशन से या इस तरह से नहीं पूछे जाएंगे। मोस्टली चांसेस है कि केस स्टडी के बेस पे ही हो। ठीक है, ज़्यादा अगर टफ वे में अगर उन्होंने जाने की कोशिश किया या डिफिकल्ट थोड़ा आने की कोशिश हुआ तो मे भी वो ऐप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ लें, अदरवाइज ये जो डेफिनेशन वगैरह है ये नहीं पूछी जाएंगी। ठीक है, सो इसमें कॉजेस के रिलेटेड भी पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द कॉजेस ऑफ बैगरी। अगर जनरली बैगरी को कहें, वी ऑल नो कि अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो लोग दूसरों पे निर्भर रहते हैं, मांग के अपनी लाइफ को जो है कंटिन्यू करते हैं या अपनी लाइफ को चलाते हैं, दैट इज कॉल्ड बैगरी। ठीक है, उस प्रैक्टिस को बैगरी कहा जाता है। ठीक है, कॉजेस मल्टीपल हो सकते हैं। इकोनॉमिक कॉजेस हो सकता है कि जहाँ पे जॉब नहीं है, फाइनेंसिस नहीं है कि बेसिक नीड्स को फुलफिल किया जाए, तो पर्सन रिजॉर्ट टू बैगिंग। रिलीजियस कॉजेस हैं, आपने देखा होगा कुछ पर्टिकुलर दिन में कुछ पर्टिकुलर लोग हैं जो कुछ कॉस्ट्यूम्स पहन के या वैसे कपड़े पहन के दे रिजॉर्ट टू बैगिंग। ठीक है, शनिवार के दिन अगर आप देखें, सैटरडे को या थर्सडे को, ठीक है ना, तो ये रिलीजियस, क्योंकि उन्होंने क्या है, रिलीजियस माइंडसेट से उन्होंने लाइफ जो मटीरियलिस्टिक लाइफ है ना उसे उन्होंने छोड़ दिया है। ठीक है, तो वो मटीरियलिस्टिक थिंग्स की तरफ नहीं है, बट आप मटीरियलिस्टिक थिंग्स को छोड़ दें, स्टिल सर्वाइव करने के लिए बेसिक नीड्स तो चाहिए, कपड़ा चाहिए, खाना चाहिए, शेल्टर चाहिए, तो उन चीज़ों का जो फुलफिलमेंट है वो करते हैं बैगिंग के थ्रू। ठीक है, सोशल कॉजेस है, जैसे हमारे देश में कास्ट सिस्टम है जो बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट है, जिसकी वजह से जो लोअर कास्ट के पर्सन्स हैं उनको काम नहीं मिल पाता अप्रोप्रिएट उनकी लाइफ को चलाने के लिए, तो उनके पास और कोई रास्ता नहीं रह जाता बजाय सिवाय बैगिंग के। फाइन। एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट का लॉस होना, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन उतनी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है लैंड छोटे होते जा रहे हैं, प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से लैंड छोटे से छोटे होते जा रहे हैं, तो जो उनका आउटपुट है वो बहुत कम हो गया है। अब एग्रीकल्चर से एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रही है तो पर्सन क्या करेगा, रिक्विजिट स्किल नहीं है मार्केट के हिसाब से, तो ही विल रिजॉर्ट टू बैगिंग। ठीक है, नेक्स्ट नेचुरल कैलेमिटीज, जैसे कोई अर्थक्वेक आ गया या फ्लड्स आ गए, तो उस ऐसी कंडीशन में लोगों का घर चला जाता है, उनके जो भी बिजनेस वगैरह उन्होंने सेटअप किए होते हैं, जो छोटी मोटी उनकी इंडस्ट्रीज होती है जहाँ वो काम करते हैं, वो सब खत्म हो जाती हैं, तो उनके पास कोई सोर्स नहीं बच पाता अपनी लाइफ को सपोर्ट करने का। ठीक है, सो बायोलॉजिकल कॉजेज भी, जैसे लेप्रेसी के पेशेंट्स हो गए या डिसेबल पर्सन हो गए, उनको रिक्विजिट जो जॉब है वो नहीं मिलती, तो दे रिजॉर्ट टू
बैगिंग, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या कॉज होती है बैगिंग से? इकोनॉमिक बर्डन है, क्योंकि वो लोग दूसरों से मांगकर दूसरों पे निर्भर कर रहे हैं, तो उनको हर तरह का जो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है वो सोसाइटी पे आ जाती है, तो सोशल बर्डन हो जाता है। ड्रग एब्यूज, क्योंकि ना उनके पास अपना बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के रिसोर्सेज हैं, ना ही इतने रिसोर्सेज हैं कि वो अपने आगे आने वाली जनरेशन को लिटरेट करा पाए या खुद ही पढ़ लिख पाए, तो चांसेस बड़े ज़्यादा हो जाते हैं कि ये ड्रग एब्यूज जैसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है, क्योंकि उसको एज अ लिया जाता है कि नॉर्मली इस चीज़ में रिजॉर्ट किया जाता है ये सोच के कि आपकी हर प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है ना दैट इज अल्कोहल और ड्रग्स, ठीक है। सो ऐसे लोग जो है वो ड्रग एब्यूज की तरफ ज़्यादा जाते हैं। एंड ट्रैफिकिंग, क्योंकि बैगिंग में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, जो बैगर्स होते हैं, उनको पूछने वाला, या अगर वो गुम हो जाते हैं या किडनैप हो जाते हैं या उनकी ट्रैफिकिंग हो जाती है तो उनके बारे में पता करने वाला कोई नहीं है, उनकी FIR कराने वाला कोई नहीं है, क्योंकि नोबडी नोज देम, ठीक है ना। तो वो उन लोगों की ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना, और ये जो गिरोह होते हैं जो इन कामों में इन्वॉल्व होते हैं वो इन लोगों को ज़्यादा यूज़ करते हैं। बैगिंग में जो लोग होते हैं ना, बच्चे हो गए, फीमेल्स हो गए, या अदर एडल्ट्स हो गए, उन लोगों को वो उनकी ट्रैफिकिंग ज़्यादा होती है। ऑर्गेनाइज क्राइम, क्योंकि बैगिंग है, बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए उनको कोई भी रिसोर्स चाहिए तो बहुत आसानी से उनको एल्योर किया जा सकता है, उनको कन्विंस किया जा सकता है इलीगल एक्टिविटीज़ करने के लिए, ठीक है। तो वो ऑर्गेनाइज क्राइम में। चाइल्ड रिलेटेड क्राइम्स, बच्चों को किडनैप करके ये जो बैगिंग में इन्वॉल्व किया जाता है, क्योंकि बच्चों पे लोग इमोशनली बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं बच्चों को बैगिंग करता हुआ देख के, और उनको जनरली दे देते हैं सपोर्ट ना, फाइनेंसेस वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये जो रैकेट होते हैं बैगिंग वाले, वो बच्चों को किडनैप करते हैं और उनको ज़बरदस्ती इन चीज़ों में लगाते हैं, ठीक है। एंड द प्रोस्टिट्यूशन, ठीक है। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कोई प्रोविजन है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन है बैगिंग का, और अगर है तो क्या है? तो मतलब व्हाट आर द बेसिक राइट्स विच कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अस विच इज अवेलेबल टू ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सबसे पहला आ जाता है पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। ये आर्टिकल 21 के अंडर है। तो हर इंसान को, हमारे देश के हर सिटीजन को हक है डिग्निटी के साथ, ठीक है, इज्जत के साथ अपनी जिंदगी जीने का, ठीक है। हर एक पर्सन को, वो फिर किसी भी कास्ट का हो, किसी भी सेक्स का हो, किसी भी रेस का हो, डजंट मैटर, बट इट हैज अ बेसिक राइट, अ फंडामेंटल राइट टू लिव अ लाइफ विद लिबर्टी, ठीक है। तो उनको हक है, और उनको हक है कि वो बैगिंग ना करे, उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, और उसी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनको रिक्विजिट एम्प्लॉयमेंट भी मिले, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल जो इसके कंटेक्स्ट में है दैट इज आर्टिकल 23, ठीक है। आर्टिकल 23 जो है वो प्रोहिबिट करता है बैगिंग को और हर तरह की ट्रैफिकिंग को। ट्रैफिकिंग भी हमारा एक जो है टॉपिक है यूनिट 4 में। ट्रैफिकिंग से भी रिलेटेड आपको यही ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं, ऐसे कौन से राइट्स हैं जो हर एक सिटीजन को अवेलेबल है, जो ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट करते हैं। और दूसरा आपको ध्यान रखना है कि क्या कोई लीगल प्रोविजंस हैं ट्रैफिकिंग को लेकर, ठीक है। उसके कंटेक्स्ट में भी यही दो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको माइंड में रखनी है, ठीक है। आर्टिकल 23 के साथ आता है आर्टिकल 39E एंड F, जो कि DPSP का पार्ट है, जो मैं बार बार आपको बताती रही हूँ, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ठीक है। जो एक तरह की डायरेक्शंस हैं स्टेट के लिए कि उनको किस तरह से अपने सिटीजन्स के लिए काम करना है, ठीक है। वो भी जो है एक तरह से डायरेक्शंस बनाई गई हैं स्टेट के लिए कि ये उनका फर्ज बनता है, दिस इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि वो हर तरह का ग्रांट प्रोवाइड करे जो अपने सिटीजन हैं उनको एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए, ठीक है। हर तरह की जो है प्रॉपर पॉलिसीज दे फॉर्मुलेट प्रॉपर पॉलिसीज एंड स्कीम्स, ठीक है, सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट देयर सिटीजन फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, बी इट बैगरी और बी इट अ ट्रैफिकिंग, ठीक है। सो आर्टिकल 23 हो जाता है, 21 हो जाता है एंड 39, ठीक है। आर्टिकल 21, 23 और 39, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है जिसपे क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन जो इसमें से पूछा जा सकता है वो है लॉ। सबसे पहले क्वेश्चन ये आ सकता है कि बैगिंग हमारे देश में क्रिमिनलाइज है या नहीं है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए, अगर हम पहले वाले एक्ट की बात करें जो कि बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बैगिंग एक्ट 1959 है, उसने बैगिंग को क्रिमिनलाइज किया था, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू द बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बैगिंग एक्ट, बैगिंग को क्रिमिनलाइज किया गया था हमारे देश में। बट इसके बाद बहुत सी अमेंडमेंट हुई है, बहुत सी चीज़ों पे ध्यान दिया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने ये
देखा है कि बैगिंग जो पर्सन करता है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी से नहीं है, कुछ लोगों को फोर्स भी किया जाता है, जैसे ट्रैफिकिंग में ले लिया या उनकी किडनैपिंग होगी, दे आर फोर्स टू डू दैट, तो उन लोगों को हम क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आज आप एट प्रेजेंट की बात करें तो हर स्टेट में बैगिंग को लेके एक डिफरेंट रूल है, एक डिफरेंट लॉ है, एंड प्रेजेंटली अगर आप पब्लिक प्लेसेस में कर रहे हैं तो इट इज नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस, ठीक है। प्राइवेट प्रॉपर्टीज में जाना, प्राइवेट प्रॉपर्टीज को हार्म करना, दैट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। अगर वो बैगर भी जाता है प्राइवेट प्रॉपर्टी में और वहां जाके भीख मांगता है या उनको डिस्टर्ब करता है तो दैट इज अ ऑफेंस, ठीक है। बट अदरवाइज बैगिंग एट प्रेजेंट इज नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, ठीक है। ऑफेंस है कि हाँ आप किसी तरह का न्यूसेंस क्रिएट नहीं कर सकते, पब्लिक प्लेसेस में भी आप न्यूसेंस नहीं कर सकते, किसी को परेशान नहीं कर सकते, दैट इज ऑफेंस, लेकिन क्रिमिनल ऑफेंस नहीं, इट इज नॉट अ क्राइम, ठीक है। लेकिन जो 1959 का एक्ट था वो क्रिमिनलाइज करता था, ठीक है। उसमें ये कहा गया था कि बैगर्स को विदाउट वारंट भी अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है, और उनको ट्रायल के बाद भेजा जा सकता है शेल्टर होम में या सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है। फिर उसके बाद एक बिल आया था जो कि कभी एक्ट बन ही नहीं पाया। नॉर्मली जब भी कोई कानून बनाना होता है तो उसका एक आप एक तरह से कहें परफॉर्मा सॉर्ट ऑफ बनाया जाता है जिसको बिल कहते हैं, ठीक है। उसकी आउटलाइंस बनाई जाती है कि ये बिल क्या है, किस बारे में बात करेगा, कौन से प्रोविजंस होंगे, किसको कितना बेनिफिट होगा, वो सब उस पर लिखा जाता है। पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है, पार्लियामेंट में उस पर डिस्कशन होती है, एंड डिस्कशन होने के बाद वोटिंग होती है, ठीक है। वोटिंग होने के बाद डिसाइड किया जाता है ऑन द बेसिस कि कितने ज़्यादा इसके बेनिफिट हैं, और अगर कुछ हार्म्स है तो मतलब आप एक तरह से लॉस बेनिफिट रेशियो के हिसाब से उसको वोटिंग करके डिसाइड किया जाता है कि इट विल फॉर्मुलेट अ एक्ट और नॉट, ठीक है। तो ये जो बिल हुआ था पास, जो 2016 में हुआ था बैंकिंग से रिलेटेड, ये कभी एक्ट बना ही नहीं है, ठीक है। तो दिस इज नॉट एन एक्ट, इट जस्ट अ बिल, जिसमें ये कहा गया था कि बैगिंग जो है उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया जाए, ठीक है। बैगिंग जो है उसे डीक्रिमिनलाइज किया जाए, बट इट इज नॉट एन एक्ट, ये एक्ट बन ही नहीं पाया है, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर रिपीट ऑफेंसेस, ठीक है। इसमें कहा गया था कि बैगिंग को डीक्रिमिनलाइज कर दिया जाए एक्सेप्ट वो बैगिंग जो बार बार की जाती है, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर रिपीटेड ऑफेंस, ठीक है। इसमें इंक्लूड किए गए थे हर तरह के राइट्स, लाइक राइट टू डेस्टिट्यूट जो होते हैं, जो जिनके पास बेसिक नीड्स आप कहें पॉवर्टी से भी नीचे जो हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड डेस्टिट्यूट, ठीक है। तो उसके बारे में भी इसमें मेंशन किया गया था, ओके। नेक्स्ट आता है, द बिल ऑल्सो प्रपोजेस टू एस्टैब्लिश सेपरेट रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, ठीक है, अलग से रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बनाए जाएं उनको, जो भी बैगिंग है, अगर लग रहा है कि पब्लिक प्लेसेस में, पब्लिक प्रॉपर्टीज को किस तरह से हार्म हो रहा है या डिस्टर्बेंस हो रही है, न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है, तो उनको रिहैब सेंटर्स में भेजा जाए, अप्रोप्रिएट स्किलिंग कराई जाए, और उनको अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू देयर टैलेंट उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके उनको मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में एंटर कराया जाए, ठीक है, ओके। So these are some other cases, राम लखन वर्सेस स्टेट केसेस, जिसके बिहाफ पर बहुत से रूलिंग्स जो दी गई हैं, जिसके बिहाफ पे डिफरेंट स्टेट्स ने और यूटीज़ ने अपने अपने लॉज बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये जो केस हुआ था उस बेसिस पे, राम लखन वर्सेस स्टेट केसेस पे, बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये बोला था, उन्होंने 4 कैटेगरीज में बैगर्स को डिवाइड किया था। एक जो लेजी हैं, जो काम नहीं करना चाहते इसीलिए बैगिंग करते हैं। अदर जो किसी तरह के सब्सटेंस अब्यूज में इन्वॉल्व हैं, लाइक अल्कोहल या ड्रग एडिक्शन। थर्ड आता है जो फोर्स किए जाते हैं बैगिंग में बाय अ गैंग रैकेट, जैसे बच्चों के किडनैप हो जाती है और उनको फोर्स किया जाता है, या अदर एडल्ट्स को फोर्स किया जाए बैगिंग में बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन। अदर स्टार्विंग, होपलेसनेस एंड हेल्पलेसनेस की वजह से। सो ये दो कैटेगरीज है ना, ये फोर्स की गई हैं, दे आर नॉट विलिंग टू बैगिंग। अगर उन्हें प्रॉपर रिसोर्सेज दिए जाएं, उन्हें काम करने का मौका दिया जाए, तो ये बहुत चांसेस हैं कि वो बैगिंग में नहीं इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, वो विलिंग नहीं है बैगिंग करने के, लेकिन अभी वो क्यों रिजॉर्ट है, बिकॉज उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, आइदर दे आर फोर्स टू और दे आर हेल्पलेस, ठीक है। तो जजेस से दैट people falling under third and fourth category are doing act under a necessity and thus those should not be convicted, तो उनको कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है जिसमें उन्होंने स्ट्राइक डाउन कर दिया था 1959 का जो क्लॉज है जिसमें बैगिंग को क्रिमिनलाइज किया गया है, उसे उन्होंने स्ट्राइक डाउन कर दिया था, ठीक है, ओके। ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिस है जिसपे एमसीक्यू बन सकता है, लाइक ओडिशा में
उन्होंने स्टार्ट किया, उसमें क्या करते हैं वो बैगर्स जितने भी होते हैं उनको रिहैब सेंटर्स में भेजते हैं, हाउसेस प्रोवाइड करते हैं, राशन कार्ड, फ्री राशन, हर तरह की फैसिलिटीज़, एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड की जाती है। सिमिलरली महाराष्ट्र में जो जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है, उस हिसाब से वो जो पुणे कॉरपोरेशन है बैगर फ्री सिटी का कैंपेन स्टार्ट किया है। सिमिलरली बिहार में मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना स्टार्ट की गई है। ठीक है, तो इन तीनों का फंक्शन है बैगर्स को किसी तरह से कुछ प्रॉपर स्किल प्रोवाइड करके मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में एंटर किया जाए। ठीक है, ओके, सो दैट इज इट फॉर द बैगिंग। नेक्स्ट जो हम करेंगे दैट इज करप्शन। ठीक है, करप्शन के बारे में, करप्शन में आपको अगर क्वेश्चन आए तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और लीगल वे में या फिर केस स्टडी के बिहाफ पे पूछ सकते हैं कि इस तरह की कोई एक्टिविटी अगर हो रही है तो किस हिसाब का करप्शन के यू विल कंसीडर, ये किस टाइप का करप्शन इसमें आता है। ठीक है, तो करप्शन को अगर आप जनरली अंडरस्टैंड करें तो क्या है, जब पर्सनल नीड्स के लिए आप अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई पर्सन है, उसके पास कोई पब्लिक पावर है, कोई पोजीशन पे है, वो गवर्नमेंट की पोजीशन पे है या पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर पे किसी पोजीशन पे है, वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है अपने फ़ायदे के लिए या अपने नियर वंस के फ़ायदे के लिए। सिर्फ अपना ही फ़ायदा नहीं आता इसमें क्लोज वन रिलेटिव्स हो गए, पेरेंट्स, फैमिली, बच्चे, फ्रेंड्स, ये सब इनके बेनिफिट के लिए जब अपनी पावर का यूज़ किया जाता है तो वो करप्शन की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, करप्शन की अगर टाइप्स की बात करें तो दीज आर टू टाइप्स, कोलसिव एंड कोअर्सिव। कोलसिव में है जहां पर दोनों जो करप्शन जो ब्राइब दे रहा है और जो ब्राइब ले रहा है वो दोनों ही इस चीज़ को करना चाहते हैं, दे बोथ आर एग्रीड टू फॉलो दैट रूट टू गेट बेनिफिट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कोलसिव। बट कोअर्सिव में क्या है, जो ब्राइब ले रहा है ही इज़ विलिंग, वो चाहता है ब्राइब लेना, लेकिन जो दे रहा है ही इज़ नॉट विलिंग, वो उस रूट को अपनाना नहीं चाहता, बट ही इज़ फोर्स्ड टू डू दैट, दैट इज कॉल्ड कोअर्सिव करप्शन। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड द कॉजेस। कॉजेस क्या हैं करप्शन के? पहला है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी की प्रॉपर रूट नहीं है, प्रॉपर वे नहीं है जिससे एनालाइज किया जाए कि किस तरह से कौन सा काम हो रहा है, फाइनेंसेस किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट पे आ रहे हैं, किस तरह से एलोकेट किए जा रहे हैं डिफरेंट स्कीम्स को, और फिर वो किस तरह से टारगेट बेनिफिशरीज तक पहुंचाए जा रहे हैं। इसीलिए इसी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए यूज किया जा रहा है आजकल ई गवर्नेंस का, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ठीक है, ई गवर्नेंस में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन मोड को अपनाया जा रहा है। अब ऑनलाइन होता है ना तो ट्रैक करना बड़ा आसान होता है। सेंटर से पैसा आएगा डायरेक्टली डीबीटी के थ्रू डायरेक्टली बैंक अकाउंट्स में जाएगा। तो जो मिडल मैन थे ना बीच में, जो अगर सेंटर से 100 रुपीज़ आ रहे हैं पर बेनिफिशरी फॉर एन एग्जाम्पल, तो पर्सन के पास पहुंचते थे 10 रुपये, बाकी 90 रुपीज़ वो डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑफिसर्स। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि डीबीटी है गवर्नमेंट से, डायरेक्टली इट इज गोइंग टुवर्ड्स द बैंक अकाउंट्स। ठीक है, सो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एक बहुत बड़ा रीजन है। सेकंड, वीक इंस्टीट्यूशन एंड इनइफेक्टिव लीगल फ्रेमवर्क्स, कि जो भी कानून बनाए गए हैं करप्शन को रोकने के लिए, करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए, लोगों जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको पनिशमेंट देने के लिए उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप, जितना भी ऑफिसर वर्क है उसमें बहुत पेपर वर्क है, बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं, जिसकी वजह से एक कॉमन पर्सन कहता है कि ठीक है, यू वांट ब्राइब, यू टेक दैट मनी एंड डू माय वर्क एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, सो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप, अगर हर इंसान अपना काम एक सरकारी दफ्तर में, हर सरकारी ऑफिसर अपना काम सही टाइम पर अपनी ड्यूटी समझ के करे, ठीक है, डिलीजेंस से करे, इंटीग्रिटी से करे, तो आई डोंट थिंक कि कोई भी पर्सन ब्राइब देके अपना काम करना चाहिए, क्योंकि सबका काम टाइम पर हो रहा है। बट पॉइंट क्या है ना, एक बार जब गवर्नमेंट ऑफिस मिल जाता है, एक बार अ पर्सन रीच दैट पोजीशन, वो भूल जाता है कि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन उसने क्या सोचा था कि मेरे को जब वो ऑफिस मिलेगा तो मैं डिलीजेंस से या ऑनेस्टी से काम करूंगा। ठीक है, सो आप लोगों को भी ये ध्यान रखना है, जब भी आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करें तो क्वालिफाई करने के बाद सही स्ट्रगल स्टार्ट होती है, क्योंकि एट दैट टाइम यू हैव टू फॉलो ऑल दोज एथिक्स जो आपने पढ़े होते हैं। ठीक है, उसको इंप्लीमेंट करने का जो सही टाइम आता है वो आता है जब आप गवर्नमेंट ऑफिस में पहुंचते हैं। ठीक है, लो सैलरीज एंड इंसेंटिव्स, दिस इज ऑल द रीजन, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन जो अक्सर हम देखें तो सिक्योरिटी फोर्सेज में या पुलिस फोर्सेज में देखा जाता है कि जितना उनसे काम लिया जाता है उतना उनको इंसेंटिव्स नहीं मिलते, सैलरीज नहीं मिलती, सो दैट्स वाई वो ब्राइब लेते हैं ताकि दे कैन मूव फॉरवर्ड और अपनी जो नीड्स हैं, जो अपनी जो मटीरियलिस्टिक नीड्स हैं उसका फुलफिल कर सकें। कल्चरल फैक्टर भी एक रीज़न है जिसमें ये माइंडसेट है कि सब कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें। लाइक
अगर एग्जाम लीक हो रहा है, सब पैसे दे के एग्जाम को क्रैक कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट वी ऑल्सो गिव अ ब्राइब, बट इट इज़ नॉट दैट वे, क्योंकि किसी एक को तो अलग हटना ही पड़ेगा और एक स्टेप से ही यू कवर द जर्नी ऑफ माइल्स, ठीक है। अगर आप यही सोचेंगे कि सब अगर गलत काम कर रहे हैं तो मैं भी गलत काम करता हूँ, क्या फ़र्क पड़ रहा है। बट अगर ऐसा ही सोचा होता तो हम कभी इंडिपेंडेंट भी नहीं हुए होते, क्योंकि सभी ने सोचा होता चलो अंग्रेज कर रहे हैं हमारे साथ एट्रॉसिटीज़, हम भुगतते रहते हैं, व्हाट्स अ बिग डील, ठीक है। बट कुछ लोग थे जिन्होंने सोचा कि नहीं, हमें ये सब नहीं बर्दाश्त करना है, हमें सही का साथ देना है। तो दैट इज़ द वे कि अगर सब लोग ये सोचेंगे सब कर रहे हैं तो हम भी करते हैं, तो करप्शन को हटाना मुश्किल है, ठीक है। लैक ऑफ विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन, विसल ब्लोअर वो लोग होते हैं जो अगर करप्शन हो रही है किसी ऑफिस में और वो उसका विटनेस करते हैं तो दे रिपोर्ट इट टू द हायर ऑफिसर्स, ठीक है। लेकिन पॉइंट क्या है कि जब आप कंप्लेन करेंगे अपने सीनियर के खिलाफ तो सीनियर तो आपके अगेंस्ट ग्रज रखेगा, और इन फ्यूचर अगर आपका कोई रिपोर्ट है जिस पे साइन करना है जिसकी वजह से आपको प्रमोशन मिल सकती है तो वो वहाँ अपनी ग्रज निकालेगा। सो इसलिए ये एक्ट बनाया गया था कि जो भी विसल ब्लोअर हो उसको पूरी प्रोटेक्शन दी जाए, और मोस्टली ये भी रखा जाता है कि उसका नाम भी है ना, वो नाम भी ओपन ना हो, ठीक है। बट प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं होती, इसीलिए लोग आउट नहीं करते। लोग बोलते हैं क्यों बिना किसी मतलब के अपने सीनियर से किसी तरह से प्रॉब्लम में फंसना है, ठीक है ना। ओके, सोशल इनइक्वालिटीज़, सोशल इनइक्वालिटीज़ क्योंकि हम देखते हैं कि जो हायर जो रिच हैं, हाई हैं, वो अपने अप्रोचेस का फ़ायदा उठा के, अपने कॉन्टैक्ट्स का फ़ायदा उठा के, अपने सोशल कॉन्टैक्ट्स का फ़ायदा उठा के अपना काम करा लेते हैं, एंड दोज हु आर हार्ड वर्किंग, जो एक्चुअल में वो चीज़ डिजर्व करते हैं, उनको नहीं मिल पाती, तो दे ऑल्सो रिजॉर्ट टू देन दिस। एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ठीक है, नेता लोगों का इंटरफेरेंस हर तरीके के काम में। इम्पैक्ट्स की बात करें तो दीज आर द इम्पैक्ट्स जो होता है क्वालिटी की सर्विसेज में, सर्विस की क्वालिटी में जो है डिटोरिएशन आ जाती है, जस्टिस नहीं मिलती। जस्टिस जैसे आपने अभी नीट का देखा ना, नीट के एग्जाम में क्या हुआ है, ठीक है। जितने भी जो कैंडिडेट 2-3 सालों से तैयारी कर रहे होंगे, जिन्होंने बहुत मेहनत करके इतना रैंक लाया होगा, उनकी तो सारी मेहनत बेकार में चली गई, ठीक है। कुछ लोगों ने, अब स्कैम हुआ है, पेपर लीक हुआ है, किस तरह से हुआ है वो तो जब पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी तो आउट हो जाएगा। बट बात करें उन लोगों की जिन्होंने एक्चुअल में मेहनत की है, उन्हें तो जस्टिस नहीं मिली ना, उनका तो साल वेस्ट जाएगा। अगर री नीट भी होता है तो भी उनके लिए हार्म है कि नेक्स्ट टाइम दोबारा उस तरह से पेपर अटेम्प्ट करके उतने मार्क्स ला पाना, ठीक है ना। सो प्रॉपर जस्टिस नहीं मिलती। डिसरिगार्ड फॉर ऑफिसर्स, जो ईमानदार ऑफिसर्स होते हैं ना, उनकी जनरली ट्रांसफर कर दी जाती है, क्योंकि वो इंटरफेयर कर रहे हैं, खुद भी नहीं ले रहे ब्राइब और बाकियों को भी नहीं ले रहे, तो उनका भी डिसरिगार्ड होता है। लैक ऑफ फेथ एंड ट्रस्ट इन गवर्नमेंट, जो जनरल पॉपुलेशन का हट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, डिक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि एक पिक्चर जो है वर्ल्ड में बन जाती है कि ये जो कंट्री है यहाँ हर काम ब्राइब से होता है, तो फॉरेन कंट्रीज भी है ना, जो फॉरेन कंपनीज भी हैं, वो इन्वेस्टमेंट करने से हटती हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि जहाँ उनको एक्चुअल में इन्वेस्ट करना है उससे ज़्यादा पैसा तो उनको मिडिल मैन को देना पड़ेगा, बीच में ऑफिसर्स को देना पड़ेगा, तो दे अवॉइड टू डू इन्वेस्टमेंट। ग्रोथ डिले हो जाती है, डेवलपमेंट भी कम होती है। नाउ कम टुवर्ड्स द लीगल फ्रेमवर्क, ठीक है। तो व्हाट आर द वेरियस लीगल फ्रेमवर्क? पहला है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। अब इसके अंदर ये पूछा जा सकता है कि क्या सिर्फ ब्राइब लेने वाला ही जो है उसके अगेंस्ट ही कार्रवाई की जाती है? तो नहीं, दोनों, ब्राइब लेने वाला और ब्राइब देने वाला, दोनों ही इक्वल रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। दोनों को ही क्रिमिनलाइज करता है ये वाला एक्ट। और जब ये स्टार्ट में हुआ था तब नहीं था, बट इसकी अमेंडमेंट हुई थी 2018 में। 2018 के अमेंडमेंट के बाद इट क्रिमिनलाइज बोथ ब्राइब टेकर एंड ब्राइब गिवर, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ठीक है। सो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है वो काम करता है उस मनी का जो आती है क्रिमिनल एक्टिविटीज होती है उसके थ्रू जो पैसा आता है ना, उस पैसे को जब मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में डाला जाता है तो दैट इज कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग, कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी दिखा के जो है इकोनॉमी में डाला जाता है, तो दैट इज कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग। उसको प्रिवेंशन करने के लिए लाया गया था एक्ट 2002। तो अगर इस बेस पे क्वेश्चन आया ना तो आपको एक केस स्टडी दी जा सकती है, आपको एक सिचुएशन दी जाएगी कि इस तरह से पैसा कमाया जा रहा है या इस सिचुएशन से पैसा कमाया जा रहा है, तो ये किस कंटेक्स्ट के अंडर आएगा? क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग के अंडर आएगा, ठीक है, क्या ये कंपनीज एक्ट के अंडर आएगा, कि ये जनरल प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के अंडर आएगा, ठीक है। तो वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं सिचुएशन को पढ़ के कि सिचुएशन में किस तरह की कंडीशन दी गई है, कि कोई एग्जाम क्वालिफाई कर रहा है पैसे देके, सो दैट इज नॉट मनी लॉन्ड्रिंग, वो करप्शन है। मनी लॉन्ड्रिंग में क्या है कि कोई पर्सन है जो इलीगली
ट्रैफिकिंग से पैसा कमा रहा है एंड दैट ही इज यूजिंग दैट मनी टू कंस्ट्रक्ट अ होटल और हॉस्पिटल एंड वटएवर सो दैट इज द कंडीशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट इज द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो ऑफेंसेस होते हैं ना, जो करप्शन होते हैं, उनके बारे में डील करता है। आईपीसी है, इट ऑल्सो क्रिमिनलाइजेस द ब्राइब टेकर और उनके अगेंस्ट प्रॉपर जो ऑफेंस चार्जेस हैं वो आईपीसी के अंडर लगाए जाते हैं, जो आईपीसी कोड आया था दैट इज 1860। ओके, नेक्स्ट इज बिनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट। बिनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट, इसमें क्या है कि दूसरों की प्रॉपर्टी को फ्रॉड के तरीके से अपनी प्रॉपर्टी दिखाना, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है, लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदी होती है, अगर वो उसकी प्रॉपर पेपर वर्क ना करें, बाद में जाके देखें तो कोर्ट में जाके जब वो केस करते हैं तो दे फाइंड आउट कि वो प्रॉपर्टी तो एक्चुअल में है ही किसी और की, ठीक है। या फिर कोई पर्सन एक ही प्रॉपर्टी को 2 बार बेच देता है, ठीक है। सो ऑल दिस कम्स अंडर द बिनामी ट्रांजैक्शन एक्ट। नेक्स्ट आता है लोकपाल एंड लोक आयुक्ता, जो कि 2013 में बनाया गया था। इस ऑर्गेनाइजेशन को या इस आप कहे सिस्टम को बनाने का जो मेन मकसद था वो था गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में करप्ट एक्टिविटीज को रेगुलेट करना, और इसमें हर तरह के लीडर भी इंक्लूड होते हैं, ठीक है। हर तरह का पॉलिटिकल लीडर के अगेंस्ट भी करप्ट चार्जेस लगाए जा सकते हैं इन एक्ट के अंडर। लोकपाल एक्ट करता है एट द लेवल ऑफ सेंटर और लोक आयुक्ता एक्ट करता है एट द लेवल ऑफ स्टेट, ठीक है। ओम्बुड्समैन कहते हैं हम भी एज अ जनरल पब्लिक ना, अगर आप लोगों को भी कहीं पे भी कोई करप्ट एक्टिविटी दिखती है, किसी लीडर के अगेंस्ट भी दिखती है, तो आप भी कंप्लेन कर सकते हैं। आप पोर्टल पे जाके, इनकी वेबसाइट पे जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। So this is to oversee the vigilance administration and to advise assist the executive in matter relating to corruption. So जितने भी administrative bodies हैं उसमें corrupt activities को regulate करना, monitor करना, उसका काम है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का। इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, जो बनाई गई थी 2003 में अंडर एन एक्ट, ठीक है। सीवीसी का एक्ट था, उसके अंडर इस कमीशन को बनाया गया था। इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ध्यान रखिएगा, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये ऐड की गई है वाया एक्ट, जो कि है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट। और इस एक्ट की जो रिकमेंडेशन है वो दी गई थी संथानम कमेटी द्वारा। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सीवीसी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये 3 हैं। कौन सी कमेटी ने रेकमेंड किया था, ठीक है, कौन से ईयर में एक्ट आया था, एंड व्हाट टाइप ऑफ कमेटी इट इज, कमीशन इट इज, ठीक है। नेक्स्ट इट इज क्रिमिनल लॉ एक्ट एंड अमेंडमेंट इन 1964, जो कि क्रिमिनल लॉ का हुआ था, ठीक है। ओके, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ करप्शन टॉपिक इज करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ठीक है। ये सोशल इंडिकेटर में भी आता है। तो इसको कौन रिलीज करता है, पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इट इज रिलीज बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा ये रिलीज किया जाता है, ठीक है। रैंक दिया जाता है 0 से 100 के बीच में, ठीक है। जिसका 100 रैंक आएगा वो क्लीन है, वहां कोई करप्ट एक्टिविटी नहीं है। जिसका 0 है वो हाईली करप्ट है, ठीक है। टॉप कंट्रीज कौन सी रही है जो 2023 का, क्योंकि ये दिसंबर में रिलीज होता है तो रिसेंट वाला 2023 का ही है। डेनमार्क जो है वो टॉप रही है, उसका स्कोर रहा है 90, ठीक है, 6th कॉन्जिक्यूटिव ईयर, ठीक है। तो अगर बाई चांस 2022 का भी पूछ लेते हैं तो टॉप कंट्री डेनमार्क ही होगी, ठीक है। उसके बाद है फिनलैंड एंड न्यूजीलैंड, ठीक है। मोस्टली आपको ध्यान रखना है टॉप कंट्री का ही, ठीक है। डेनमार्क इज मोर देन सफिशिएंट अगर आप याद रखते हैं तो, ठीक है। ओके, सो कितनी कंट्रीज को रैंक करता है, 180 कंट्रीज को रैंक होगा 0 to 100 के बीच में। बॉटम स्पॉट की बात करें तो वेनेजुला, सोमालिया, सीरिया एंड साउथ सुडान, इनमें से कोई भी एक आप ध्यान रख लें, ठीक है। साउथ सुडान, वेनेजुला, सीरिया, ये सब वो कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट की जहां पे कन्फ्लिक्ट्स अक्सर होते रहते हैं। अब इंडिया की रैंक की बात करें तो इंडिया का रैंक रहा है 180 कंट्रीज में से 93। सो ये स्कोर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। वो जो हमने पढ़ा 90 दैट वाज स्कोर, ठीक है, वो स्कोर था डेनमार्क का, उसके 100 में से 90 थे, ठीक है। बट ये जो 93 इट इज नॉट स्कोर, इट इज रैंक, ठीक है। तो इंडिया का जो रैंक है वो 180 में से रहा है 93 का, एंड द ओवरऑल स्कोर इज 39। देखिए कितना कम है, कहाँ डेनमार्क 90 और कहाँ इंडिया 39। अभी तो 39 भी बहुत बेटर है, और भी नीचे हो सकता है, ठीक है। अ स्लाइट डिक्रीज फ्रॉम 40, 2022 में 40 था, एक और कम हो गया, करप्शन थोड़ी 1 पॉइंट और बढ़ गई, ठीक। और इंडिया का रैंक जो 2022 में था वो 85 था, तो 23 और 22 दैट इज सफिशिएंट। तो 2022 की बात करें तो 85 था रैंक इंडिया का, और 2023 की बात करें तो दैट वाज 93, यस 93,
ठीक है। और स्कोर की बात करें तो दैट वाज 39। तो परसेप्शन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में आपको ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है। ओके, नेक्स्ट जो हम टॉपिक करेंगे दैट इज पॉवर्टी। ठीक है, जो यूनिट 4 का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पॉवर्टी। ठीक है, बैगरी और करप्शन में आपको मैंने बता दिया कि बैगरी में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस है वो ध्यान रखने और लॉज क्या है वो ध्यान रखने, और करप्शन में भी कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, बट जो कमीशन है सीवीसी वो आपको ध्यान रखनी है। लोकपाल बिल हो गया, साथ ही जो लीगल फ्रेमवर्क्स हैं वो, और साथ में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। ठीक है, साथ में जो केस स्टडीज़ है वो पूछी जा सकती है, तो वो अगर आप रीड आउट करेंगे तो यू विल इजीली फाइंड आउट कि वो कौन से एक्ट के अंदर आएंगी। ठीक है, ओके, मूविंग टूवर्ड्स पॉवर्टी। तो पॉवर्टी की अगर बात करें तो पॉवर्टी का मतलब है वो स्टेटस जहाँ पे पर्सन अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, बेसिक नीड्स को। अब देखिए, ऐसे तो हम सब कहते हैं कि हम भी गरीब है, हर एक चीज़ पे बोलेंगे कि कंपैरेटिव में जब आएगा ना तो जो रिचेस्ट पर्सन है उसके कंपैरिजन में तो सभी गरीब है। बट यहाँ पे जो पॉवर्टी की बात हो रही है वो पॉवर्टी वो है जहाँ पे बेसिक नीड्स भी फुलफिल नहीं हो पा रही है। बेसिक नेसेसिटी जो चाहिए, जो सर्वाइव करने के लिए जितना न्यूट्रिशन, जितना फूड चाहिए, उतना भी नहीं मिल पा रहा अपनी फाइनेंसेस के थ्रू, अपने फंड्स के थ्रू। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड पॉवर्टी। दो टाइप की होती है, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। वही जैसा मैं एक्सप्लेन कर रही थी, एब्सोल्यूट जहाँ पे एक्चुअल डिप्राइवेशन है, एक्चुअल डिप्राइवेशन, लैक ऑफ सोर्सेज, लैक ऑफ फंड्स, लैक ऑफ फूड, लैक ऑफ क्लोथ एक्सेट्रा, लैक ऑफ बेसिक नेसेसिटीज। रिलेटिव कब होती है? जब आप इन कंपैरिजन देखते हैं। ठीक है, जो 80,000 पर मंथ कमा रहा है, ही इज poor in comparison to that person who is earning 1 lakh or 1.5 lakh in a month। ठीक है, तो वो होगी relative poverty। ठीक है, ओके। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, तो ये जनरल कॉजेज हैं जो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि किस वजह से है। ओके, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो यू नीड टू हाइड्रेट योर सेल्फ ऑल्सो। बीच बीच में पानी पीते रहिए, अपना बहुत ध्यान रखें, जितना हो सके बाहर कम जाइए, क्योंकि इस वक्त जो टेम्परेचर है वो हाइट पर है, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ज़रूरी ना हो तो रिमेन इन साइड हाउस। ठीक है, ओके। सो कॉजेज ऑफ पॉवर्टी क्या है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, आबादी जब बढ़ जाएगी क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, सो इट लीड टू पॉवर्टी। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी लो होगी तो पॉवर्टी हो जाएगी, बिकॉज दे विल लैक द सोर्स फ्रॉम विच दे कैन अर्न मनी। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ये दोनों एक दूसरे के प्रिकर्सर है। अनएम्प्लॉयमेंट लीड टू पॉवर्टी, पॉवर्टी लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट। ये एक सर्कल वे में चलता रहता है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है तो फंड्स नहीं होंगे, पुअर हो जाएंगे, पुअर है फंड्स नहीं है तो एजुकेशन नहीं मिलेगी, एजुकेशन नहीं मिलेगी तो स्किल्स नहीं गेन करेंगे, स्किल्स नहीं गेन करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी। लैक ऑफ कैपिटल, सोशल फैक्टर्स में पॉवर्टी की वही जैसे हमने बैगिंग में बात की कि जो कास्ट सिस्टम है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, दैट इज द मेन रीजन फॉर पॉवर्टी। ठीक है, अदर दीज आर द रीजन, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, इनएफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, जहाँ पे रिसोर्सेज का पूरा यूज नहीं हो पाता, बहुत से रिसोर्सेज अनयूटिलाइज रह जाते हैं, सो इट लीड टू पॉवर्टी। नेक्स्ट, लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्राइस राइज। प्राइस राइज का मतलब है इन्फ्लेशन। ठीक है, महंगाई का जो सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है वो पुअर पे ही पड़ता है। ठीक है, क्योंकि आउट ऑफ द पॉकेट खर्च उन्हीं का होता है। ठीक है, बड़ी क्लासेस को, जो अपर क्लासेस है, उन्हें तो कोई ज़्यादा हार्म नहीं होता, बिकॉज उनके पास हमेशा उनकी ज़रूरत से ज़्यादा ही है, बट जो पुअर पीपल है वही जो है इस प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। अब इस पॉवर्टी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पॉवर्टी एस्टिमेशन, कि पॉवर्टी की एस्टिमेशन किस तरह की जाती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, सो हमारे इंडिया में पॉवर्टी की एस्टिमेशन जो है नीति आयोग द्वारा की जाती है। ठीक है, इट इज़ डन बाय नीति आयोग। ठीक है, और पॉवर्टी लाइन जो है इट इज़ कैप्चर्ड बाय NSSO, दैट इज नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, जो आती है मॉस्पी के अंडर, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे देश में पॉवर्टी की मेजरमेंट इज बेस्ड ऑन कंजप्शन, नॉट इनकम, कि कौन कितना कमा रहा है उसके बेस पे नहीं हम पॉवर्टी की एस्टिमेशन करते, कंजप्शन के बेस पे करते हैं कि कितना कंज्यूम हो रहा है उस बेस पे। तो पॉवर्टी एस्टिमेशन की बात करें तो इट वॉज स्टार्टेड इंडिया में इंडिपेंडेंस से पहले ही पॉवर्टी एस्टिमेशन की पहली बात जो है वो की गई थी दादा भाई नौरोजी द्वारा, दैट इज इन 1901। बुक लाई थी उन्होंने, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल।
इन इंडिया, ठीक है। देन 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी ने पॉवर्टी लाइन को डिसाइड किया था, रेंजिंग फ्रॉम ₹15 एंड ₹20। उस टाइम पर दिस अमाउंट वाज वेरी बिग, तो 15 और 20 की बात की गई थी कि जिनकी इनकम ₹15 और ₹20 से कम है मंथ में, सो दैट इज कंसिडर्ड एज बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद आया था बॉम्बे प्लान 1944 में, 1938 में नेशनल कमीशन और 1944 में बॉम्बे प्लान, जिन्होंने डिसाइड किया पर ईयर, दैट वाज पर मंथ, और ये इन्होंने किया था पर ईयर, ₹75 पर ईयर, पॉवर्टी लाइन डिसाइड की थी ₹75 पर ईयर। इंडिपेंडेंस की बात करें तो सबसे पहले आई प्लानिंग कमीशन की एक्सपर्ट ग्रुप को बिठाया गया, क्योंकि 2015 से पहले की बात करें, 2019 से पहले की बात करें, जब हमारी ये नीति आयोग नहीं आया था, तो उस टाइम पे प्लानिंग कमीशन होता था जो 5 साल के लिए प्लानिंग बनाता था और उसी के हिसाब से जो गवर्नमेंट है स्कीम्स वगैरह को फॉर्मुलेट करती थी। तो प्लानिंग कमीशन ने एक एक्सपर्ट ग्रुप बिठाया था पॉवर्टी लाइन की एस्टिमेशन करने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने पॉवर्टी लाइन रूरल और अर्बन के लिए अलग अलग एस्टिमेट की, 20 एंड ₹25 पर कैपिटा पर ईयर, ठीक है। देन कम्स द अलग कमेटी जो 1979 में आ रही है, ठीक है। दैट इज इन्होंने भी अपनी जो एस्टिमेशन निकाली वो निकाली ऑन द बेसिस ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है, कि कंज्यूम करने के लिए जो बेसिक नीड है अपनी, उनको फुलफिल करने के लिए एक पर्सन कितना एक्सपेंडिचर करता है, ठीक है, और उस बेसिस पे उसकी मिनिमम कितनी जो इनकम है होनी चाहिए, बिलो विच ही विल कंसिडर बिलो द पॉवर्टी लाइन। देन कम्स द फेमस लकड़वाला कमेटी, जिन्होंने कैलोरी इनटेक के बेस पे जो है एस्टिमेशन निकाला था। तो कैलोरी इनटेक्स के बेस पे उन्होंने क्या किया था, 2400 कैलोरीज उन्होंने डिसाइड की थी रूरल की, और 2100 कैलोरीज डिसाइड की थी अर्बन की। इट इज अर्बन और रूरल का ये उल्टा हो गया, इट इज फॉर रूरल कैलोरीज। नेक्स्ट कम्स द तेंदुलकर कमेटी। ओके, तेंदुलकर कमेटी में उन्होंने बेसिस जो इट वाज कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ कंजप्शन ऑफ बेसिक नेसेसिटीज लाइक जो सीरियल्स, क्रॉप सीरियल्स, पल्सेस, मिल्क, एडिबल ऑयल, ऑल जो आइटम्स कंज्यूम करता है जो सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके कंजप्शन के बेस पे इन्होंने निकाली थी पॉवर्टी लाइन। ओके, अब यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन बास्केट क्या है, अलग कमेटी जो था उन्होंने जो बेसिक नेसेसिटीज़ है रूरल और अर्बन के लिए सेपरेट डिसाइड की थी कि रूरल में अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत है, अर्बन में अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत है। बट उसके बाद क्या डिसाइड किया गया कि एक सिंपल बास्केट बनाई जाएगी, उसमें सारे इंपॉर्टेंट नेसेसिटीज़ जो हैं डाल दी जाएंगी जो रूरल और अर्बन में इक्वली नीडेड है, ठीक है। तो उसके बेस पे पॉवर्टी लाइन निकाली जाएगी, ठीक है। सो उसके बेसिस पे जो पॉवर्टी लाइन निकाली गई तेंदुलकर कमेटी द्वारा, दैट वाज 446 एंड 578, ठीक है, 578 एंड 446 पर मंथ इन रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज। तो किस बेस पे निकाल रहे हैं, यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन बास्केट, ठीक है। एक जो बेसिक नीड्स जो चाहिए, जो बेसिक नेसेसिटीज़ है, उनको यूनिफॉर्म रखा गया है रूरल और अर्बन एरियाज के लिए। ऐसा नहीं माना गया कि रूरल में अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत है और अर्बन में अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत है। चीज़ें सेम ही चाहिए, लेकिन हाँ प्राइस में वेरिएशन हो सकती है, ठीक है। इसीलिए जो आप देखेंगे वैल्यूज़ में भी वेरी है, ठीक है। अर्बन में ज़्यादा है इनकम, क्योंकि अर्बन में अगर आप इन्फ्लेशन देखेंगे तो कंपेरेटिवली ज़्यादा है, ठीक है, चीज़ें महंगी ज़्यादा होंगी, तो इसीलिए रूरल में अमाउंट थोड़ा कम है, चीज़ें लेकिन सिमिलर रखी गई, ठीक है। देन कम्स द रंगराजन कमेटी जो कि 2012 में आई। पॉवर्टी थ्रेशोल्ड उन्होंने डिसाइड किया, दैट इज पर इट शुड नॉट बी लेस देन 47 पर डे, ठीक है, एक दिन का 47 पर डे इन विलेजेस एंड 32 पर डे सिटीज में 47 एंड विलेजेस में 32। आप इजीली बता सकते हैं, जहां पे भी कैलोरीज की बात आएगी ना, तो ज्यादा कैलोरीज
रूरल में चाहिए, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है, ठीक है। वहाँ पे स्टेशनरी काम कम होता है, फिजिकल वाला काम ज़्यादा है, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में है। लेकिन अगर पैसों की बात आएगी तो जहाँ पे भी पर मंथ, पर ईयर या पर डे की अर्निंग की बात होगी, तो कम अर्निंग रूरल एरिया के कंटेक्स्ट में होगी और हाई जो है वो अर्बन में होगी, डिपेंडिंग अपॉन द इन्फ्लेशन, ठीक है। तो वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। 47 जो है दैट इज फॉर अर्बन एंड 32 इज फॉर रूरल, ठीक है। ओके, अगर आज प्रेजेंट की बात करें तो वर्ल्ड बैंक के थ्रू जो डिसाइड किया गया है कि हर वो इंसान जो एक दिन का $1.90 से कम कमाता है दैट इज पुअर, ठीक है, 1.90। और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ही ये डिसाइड किया है 1.51, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने डिसाइड किया है, ये फिक्स किया है 1.90 एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक ने डिसाइड किया 1.51। अब पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स की बात करें तो वेरियस प्रोग्राम्स वर लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें IRDP इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसमें जो पूरा फोकस है, इसमें इम्पॉर्टेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जो भी काम करना है उसके लिए एम्प्लॉयमेंट गांव के लोगों को प्रोवाइड करना, इन सब पे फोकस किया गया था इस स्कीम के अंडर। ये स्कीम लाई गई थी 2 अक्टूबर 1980 में, ठीक है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट आता है जवाहर, दिस इज जवाहर रोजगार योजना, ठीक है। तो नाम से ही क्लियर होता है जवाहर रोजगार, रोजगार मतलब एम्प्लॉयमेंट देना ग्राम समृद्धि योजना के लिए। सो विलेज की जो है डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना फॉर द पीपल ऑफ विलेजेस। देन रूरल हाउसिंग और इंदिरा आवास योजना, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो कि यहाँ पे जो सोसाइटी में लोअर आप कहें लोअर यू कैन से क्लासेस के लोग भी बोल सकते हैं एंड कास्टिज्म के बेसिस पे भी बोल सकते हैं, उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है, ठीक है। मोस्टली कौन से हो गए, SC/STs पे मेन टारगेट था, ठीक है। लोअर स्ट्रेटा पे मेन फोकस था। फूड फॉर वर्क कि काम के बदले खाना प्रोवाइड करना, ठीक है, क्योंकि बेसिक नीड में देखा गया कि लोगों को जितनी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो उतना भी जो है नहीं इनटेक कर पा रहे हैं। सो फूड फॉर वर्क इज अ वर्क प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड, ठीक है। जो राशन प्रोवाइड किया जाता है ना मिनिमम प्राइजेस पे, अभी जैसे कोरोना के टाइम पे भी फ्री राशन दिया गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा, दैट इज टू एलिवेट पॉवर्टी। नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, जो हम ओल्ड एज की स्कीम में रिवाइज कर चुके हैं। अन्नपूर्णा स्कीम, वो भी हमने वहाँ कंप्लीट किया था, ठीक है, जिसमें जो है सीरियल ग्रेन्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, ड्यूरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप करना विलेज में, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जितना भी काम होता है ना वो विलेजेस को ही एम्प्लॉय किया जाता है, बाहर से वर्कर्स नहीं बुलाए जाते, विलेजेस को ही काम दिया जाता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस, दैट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बोले इसी के अंडर बनाई गई थी योजना, जिसमें मिनिमम 100 डेज का जो एम्प्लॉयमेंट है वो हर एक इंसान को देना जरूरी है रूरल हाउस होल्ड में। और इस एम्प्लॉयमेंट को देने के लिए ना बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए गए गांव के अंदर, ठीक है, कि कहीं हॉस्पिटल बना रहे हैं या कोई पॉन्ड बना रहे हैं, कोई वेल बना रहे हैं, तो सड़क बना रहे हैं, तो ऐसे ऐसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं ना वो लाए गए और उसके अंदर 100 डेज का मिनिमम एम्प्लॉयमेंट दिया गया हर इंडिविजुअल को, दैट इज इन द रूरल एरियाज, ठीक है। और ये प्रोवाइड करना पंचायत का काम होता है, विलेजेस का काम होता है, ठीक है। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, दैट इज आजीविका, ठीक है, और नीड्स को डाइवर्सिफाई करके रूरल एरियाज को, द फोकस इज जस्ट ऑन प्रोवाइडिंग जॉब्स, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप डेवलप करें कि लोग जो सिमिलर बैकग्राउंड के हैं एक साथ आएँ, फंड उनको प्रोवाइड किया जाए, लो इंटरेस्ट रेट पे उनको जो है लोन प्रोवाइड किया जाए ताकि वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट आता है NULM, दैट इज नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, जिसमें भी फोकस जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप में किया गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कौशल इज स्किल, ठीक है, तो इसमें कौशल विकास योजना में फोकस क्या कर रहे हैं, स्किल प्रोवाइड कर रहे हैं किनको, क्लास 10-12 ड्रॉप आउट्स को, कि जिनको आगे अकेडमिक में नहीं जाना है तो उनको किसी तरह के स्किल प्रोवाइड करके उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाया जाए, ठीक है। देन दिस जनधन योजना, जिसमें क्या है मोस्टली ट्रांसपेरेंसी लाने पे फोकस हुआ कि हर एक पर्सन जो है उसका एटलीस्ट एक बैंक अकाउंट खोला जाए और जितने भी उसके जो बेनिफिट्स है गवर्नमेंट के थ्रू जो दिए जाते हैं वो डायरेक्टली उसके बैंक अकाउंट में जाए।
ओके, जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है पॉवर्टी में आपको ध्यान रखने की, वो है ग्लोबल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, अब ये इंडेक्स कौन रिलीज करता है? इट इज रिलीज बाय टू बॉडीज। फर्स्ट इज यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और दूसरा है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ओपीएचआई। ठीक है, तो यूएनडीपी और ओपीएचआई मिलकर निकालते हैं मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स। फाइन, तो 100 से ज्यादा कंट्रीज को रैंक किया जाता है ऑन अकाउंट ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, ये किन चीजों पे जो है एनालाइज करते हैं कंट्रीज को? 3 जो है सेक्शन पे करते हैं। पहला हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, हेल्थ में देखा जाता है कि न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टिलिटी, कि न्यूट्रिशन में जो स्टैंडर्ड है वो पर्टिकुलर कंट्री का क्या है, चाइल्ड मोर्टिलिटी में क्या है। एजुकेशन में देखा जाता है कि कितनी ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है और जो स्कूल अटेंडेंस है वो कितनी है, कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के कितने बच्चे स्कूल में जाते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में देखा जाता है कि हर एक घर में इलेक्ट्रिसिटी है, हाउसिंग लाइक पक्का हाउस प्रोवाइड है, बेसिक एसेट्स है, ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई है, कुकिंग फ्यूल है, सैनिटेशन है। सो दीज आर द डायमेंशन ऑन विच द पॉवर्टी इज मेजर्ड। ठीक है, तो 3 जो ब्रॉड है दैट इज हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक है, और उनको फर्दर फिर डाइवर्सिफाई किया जाए। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन रिलीज कर रहा है? यूएनडीपी एंड ओपीएचआई। ठीक है, तो 2023 में जो रिलीज हुआ है उसके अकॉर्डिंगली तो इंडिया ने जो है बहुत इंप्रूवमेंट की है और अपने देश में 230 मिलियन से भी ऊपर के लोगों को बाहर लाया है। ठीक है, फाइन। So India's progress in poverty reduction, India is among 25 countries including Cambodia, China, Congo and Honduras, जो कि अपने देश में जो है जो पॉवर्टी है उसको, जो एग्जिस्टिंग पॉवर्टी थी उसको ऑलमोस्ट हाफ कर दिया है। ठीक है, कितना किया? हाफ किया। ओके, सो दैट वाज अबाउट पॉवर्टी। नेक्स्ट जो हम आज रिवाइज करेंगे दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। आई थिंक ज़्यादा लंबी ना हो जाए वीडियो, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अलग से करेंगे सोशल इंडिकेटर्स। फाइन, क्योंकि ये फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ओके, सो अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें कि जहां पर बेसिक जो है आपको स्किल आपके पास है या स्किल भी नहीं है और एम्प्लॉयमेंट नहीं है, काम नहीं है जिससे कि आप फाइनेंसेस अर्न कर सके और अपनी लाइफ को सपोर्ट कर सके। ठीक है, तो लैक ऑफ वर्क को आप कह सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें ध्यान रखने वाली है वो है लेबर फोर्स। ठीक है, अब लेबर फोर्स क्या है? लेबर फोर्स में आप ध्यान रखिए कि एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड दोनों आते हैं। जो काम कर रहे हैं, जिनके पास काम है वो भी लेबर फोर्स में आते हैं और जिनके पास काम नहीं है वो भी लेबर फोर्स में आते हैं। ठीक है, सो एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड बोथ कम्स अंडर लेबर फोर्स कैटेगरी। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? रेशियो निकाला जाता है अनएम्प्लॉयड कितने परसेंट है। सपोज पॉपुलेशन है 1000 की, ठीक है, सो उसमें से लेबर फोर्स जो होगी टोटल 1000 होगी, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट भी है और एम्प्लॉयड भी है और अनएम्प्लॉयड भी है। इसमें से जिनके पास काम नहीं है वो हो गए सपोज 500, सो 1000। ठीक है, तो इनका जो रेशियो है दैट हेल्प अस टू कैलकुलेट द अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, सो इंडिया का मार्च 2024 में जो था अनएम्प्लॉयमेंट दैट इज 7.6। आप रिसेंट का चेक कर सकते हैं। ठीक है, गूगल पे जाके ये जो चीज़ें बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज होती है ना, वो जनरली एग्जाम में पूछी नहीं जाती है। जो 3-3 महीने बाद या 4-4 महीने बाद जो एस्टिमेट निकाला जाता है ना, वो जनरली नहीं पूछा जाता। साल का जो इंडेक्स होगा, जो एक साल सेम रहने वाला है, दैट कैन बी आस्क्ड बट दिस कैन नॉट बी। ठीक है, ओके। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने डिफाइन किया है, जो हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं कि एम्प्लॉयड क्या होते हैं, अनएम्प्लॉयड क्या होते हैं और लेबर फोर्स क्या होती है। अगला जो इंपॉर्टेंट चीज़ है अनएम्प्लॉयमेंट में, जो कि प्रीवियस सुपरवाइजर का जो एग्जाम था उसमें भी क्वेश्चन आया गया था कि टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसमें पूरी केस स्टडी दी हुई थी और आपको आइडेंटिफाई करना था कि ये किस टाइप की एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट है, सॉरी। तो आपको ये एकदम से ध्यान रखना है। सो डिसगाइज क्या है? डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? जहां पे जितने लोग काम के लिए चाहिए उससे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं। 10 लोगों का काम है लेकिन 20 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो 20 लोग अपने आप को अनएम्प्लॉयड नहीं कह रहे हैं, बट एक्चुअल में दीज आर अनएम्प्लॉयड, क्योंकि उनको जितनी अर्निंग होनी थी उससे बहुत कम हो रही है। ठीक है, 10 लोग चाहिए थे, 10 लोगों को सपोज 100 रुपीज हर एक को मिलना था, बट अब वहां क्या है 20 लोग हैं, तो हर एक पर्सन को क्या मिलेगा 50। तो उनका जो एक्चुअल में दे आर अनएम्प्लॉयड बट इट इज डिसगाइज्ड। ठीक है,
सो नेक्स्ट आता है सीजनल। सीजनल मतलब कुछ मौसम में काम है कुछ नहीं, तो इसमें जो सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है वो एग्रीकल्चर का, क्योंकि एग्रीकल्चर में हार्वेस्टिंग हर जो है सीजन में नहीं हो रही, प्रोडक्शन हर सीजन में नहीं हो रही, तो सीजनल इज अनएम्प्लॉयमेंट। फिर आया स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गया, जहां पे जो मिसमैच है जॉब्स का, कि जॉब मार्केट में जो जॉब अवेलेबल है ना, लोगों के पास वो स्किल नहीं है, उसके मिसमैच की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, क्योंकि लोगों के पास वो स्किल नहीं है जैसी जॉब्स अवेलेबल है, सिंपल। ठीक है। साइक्लिक क्या अनएम्प्लॉयमेंट है, कि जब जैसे कोरोना आया, ठीक है, जब इकोनॉमिक लो होता है, बूम होता है, या इकोनॉमिक फॉल होता है, उसकी वजह से जब लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। रिसेशन की वजह से या इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से एम्प्लॉयमेंट का ऊपर नीचे होना। टेक्नोलॉजी जब नहीं आ रही है उसकी वजह से लॉस ऑफ जॉब्स हो रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड, ये तो आप नाम से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, इसी का नाम है सर्च अनएम्प्लॉयमेंट, कि एक पर्सन ग्रो करने के लिए एक जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब पे स्विच करता है, लेकिन अब ऐसा तो नहीं है कि उसने पहली जॉब छोड़ी तो दूसरी जॉब उसे अगले ही नेक्स्ट डे मिल जाएगी, उसे थोड़ी देर सर्च करना पड़ेगा, इंटरव्यूज देगा, उसके बाद वो क्वालिफाई होगा एंड देन ही विल गेट जॉब। तो वो जो टाइम पीरियड रहेगा ना, जब उसने पहली जॉब छोड़ी और दूसरी जॉब पे वो स्विच कर रहा है, उसके बीच का जो टाइम पीरियड है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। सो वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट में कौन लोग आ जाते हैं, जो इनफॉर्मली काम कर रहे हैं, जिनका कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, जिसकी वजह से उनका अब्यूज़ होना, उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होने के चांसेस बड़े हो जाते हैं। उनसे काम ले लिया, बाद में उनको पैसे नहीं दिए, किसी तरह की सोशल सिक्योरिटी नहीं है, अगर कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो उनको कंपनसेशन नहीं मिलती है, सो दैट ऑल कम्स अंडर वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट। कॉजेज़ की तो दीज आर द जनरल कॉजेज़, की लैक ऑफ एजुकेशन है, पॉपुलेशन ग्रोथ है, इमोबिलिटी ऑफ लेबर, क्योंकि लेबर जो लोग हैं वो अपनी जगह छोड़ना नहीं चाहते, दे डोंट वांट टू मूव अहेड, एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह जाकर काम ढूंढना नहीं चाहते। एजुकेशन सिस्टम में डिफेक्ट्स। नाउ व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जनरली कॉमन इम्पैक्ट्स है, आप ये वीडियो को पॉज करके एक बार रीड कर सकते हैं, बट इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस कम हैं। ठीक है। ओके। इंपॉर्टेंट है मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि अनएम्प्लॉयमेंट को हमारे देश में मेजर कैसे किया जाता है। ठीक है। सो दो प्रिंसिपल है, दैट इज यूजुअल प्रिंसिपल एंड अ सब्सिडरी स्टेटस। ठीक है। सो यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडरी स्टेटस में किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट को जो है मेजर किया जाता है, एक पर्सन की पिछले साल की मैक्सिमम एक्टिविटी को देखा जाता है, कि पिछले साल उसने मैक्सिमम टाइम एज ए एम्प्लॉयड जो है स्पेंड किया है कि एज ए अनएम्प्लॉयड स्पेंड किया है। ठीक है। और जो सब्सिडरी है उसमें लास्ट 30 डेज का कंसीडर किया जाता है। ठीक है। यूजुअल प्रिंसिपल में आप क्या देख रहे हो, आप पिछले एक साल की एक्टिविटी देख रहे हो, कि पिछले एक साल में अगर ज़्यादा दिन तक एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल काम किया है उस इंडिविजुअल ने, तो ही विल कंसीडर एज एम्प्लॉयड। अगर उसने ज़्यादा देर अनएम्प्लॉयड की तरह किया है, मतलब 2 महीने काम किया और 10 महीने वो बेरोजगार रहा, सो ही विल कंसीडर एज अ बेरोजगार। ठीक है। और सब्सिडरी में क्या हो रहा है, लास्ट 30 डेज का जो प्रीसीडिंग जो है 30 डेज है, उसमें मैक्सिमम टाइम उसने कहाँ स्पेंड किया, एज एम्प्लॉयड और एज अनएम्प्लॉयड। वीकली स्टेटस में एक हफ्ते का जो है पूरा काउंट निकाला जाता है। ठीक है। एक पूरे 7 डेज में। ठीक है। अगर एटलीस्ट एक दिन में 1 घंटा भी उसने काम किया है तो ही विल कंसीडर एज एम्प्लॉयड। फाइन। सो ये 3 कैटेगरीज है, यूजुअल प्रिंसिपल, सब्सिडरी एंड करंट वीकली स्टेटस। इनिशिएटिव की बात करें तो इनिशिएटिव सिमिलर हैं, जैसा पॉवर्टी के अंडर आए थे और अनएम्प्लॉयमेंट के, मैंने आपको पहले भी बताया कि पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना वो इंटर रिलेटेड है, वो एक दूसरे के ऊपर, पॉवर्टी है इट लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट लीड टू पॉवर्टी। ठीक है। तो जो पॉवर्टी के इरेडिकेशन के लिए जितनी भी स्कीम है ना, वो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट को ध्यान में रख के ही बनाई जाएंगी, क्योंकि पहला फोकस होगा ही कि स्किल दे, जॉब्स दे, तभी पॉवर्टी को हटाया जाएगा। ठीक है ना। पॉवर्टी को हटाने के ना 2 तरीके होते हैं, एक कहते हैं पॉवर्टी इरेडिकेशन, एक कहते हैं पॉवर्टी एलिवेशन। इरेडिकेशन की जब हम बात करते हैं तो हम फोकस करते हैं कि जितने भी लोग पुअर की कैटेगरी में आते हैं उनको हम एजुकेशन दें, उनको हम स्किल दें, उनको हम रोजगार दें।
ठीक है, ताकि वो उस जो लेवल है उससे आ सके और अपने आप को सर्वाइव कर सके, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड पॉवर्टी इरेडिकेशन। हमने जड़ से पॉवर्टी को खत्म कर दिया। पॉवर्टी एलिवेशन क्या होता है, वहां पे फोकस किया जाता है कि उनको हमने सपोर्ट करना है, कि उनको हम फ्री में खाना दे रहे हैं, उनको फ्री में नेसेसिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे फूड फॉर वर्क हो गया, या अन्नपूर्णा योजना में फ्री राशन प्रोवाइड किया जाता है, या हेल्थ जो है सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, या फिर आवास योजना में घर बना के दे रहे हैं सस्ते में, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड पॉवर्टी एलिवेशन। वो पॉवर्टी एलिवेशन में आ रही है। क्या कर रहे हैं हम उसमें हम स्किल नहीं दे रहे, ठीक है ना, उसमें हम एजुकेशन नहीं दे रहे, हम एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे, हम बस उनकी जो स्टेटस है, जो बिलो पॉवर्टी स्टेटस है, उसको ऊपर ला रहे हैं, ठीक है। तो वो पॉवर्टी एलिवेशन हो गया। पॉवर्टी इरेडिकेशन में हम उसको जड़ से हटा रहे हैं। तो पॉवर्टी इरेडिकेशन की जितनी भी स्कीम्स है ना, वो सिमिलर टू अनएम्प्लॉयमेंट के लिए होती हैं। तो उसका फोकस होता ही है स्किल जनरेट करना, एंड जो स्किल जनरेट कर कर उनको एम्प्लॉयमेंट देना, ठीक है। ओके, सो ये सब सेम है। उनमें से डिफरेंट जो था दैट इज स्टार्टअप इंडिया स्कीम। स्टार्टअप इंडिया में क्या था कि द फोकस वाज ऑन मेकिंग स्टार्टअप, जो भी नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ लाके जो यंगस्टर्स आ रहे हैं उन्हें फंड्स दिए जाए एट द लो रेट, ताकि वो स्टार्टअप्स बनाए और वो जॉब की तरफ ना भागे, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भागे। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जब जाएंगे तो दे विल जनरेट जॉब, है ना, वो एम्प्लॉयमेंट देंगे और लोगों को भी एम्प्लॉय करेंगे, ठीक है। तो स्टार्टअप इंडिया का फोकस जो था दैट वाज टुवर्ड्स दिस, एंड इट वाज लॉन्च्ड इन 2016, ठीक है। सो दैट इज इट। इसके साथ हमने ऑलमोस्ट ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है यूनिट 4 के रिवाइज कर लिए हैं। एक सोशल इंडिकेटर रहता है, अगर अभी कंटिन्यू करेंगे तो ये लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सोशल इंडिकेटर्स को रिवाइज कर लेंगे, साथ ही हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 की रिवीजन, ठीक है। सो मैं अपनी साइड से रिवीजन ला रही हूँ, आप भी अपनी तरफ से मेहनत करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, टेस्ट सीरीज दीजिए। हमारी ऐप पे भी टेस्ट सीरीज हैं जिसमें आपको 5 टेस्ट मिल जाएंगे, फुल लेंथ टेस्ट। फोकस इज ऑन बेसिकली बेस्ड ऑन स्पेशलाइजेशन, जो आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे होगा। तो मेहनत कीजिए, रिजल्ट की टेंशन मत कीजिए, अपना 100% दीजिए, और रिजल्ट का संडे के बाद सोचिए, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड, थैंक यू।